लीजिए सुनिए, ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 5, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चलते चलते मुत्तु कुमरन के मन में ये इच्छा लहर मार रही थी कि माधवी से बहुत कुछ बोले। आउट हाउस की सीढ़ियां चढ़कर कमरे में आते ही माधवी ठिठकी। उसकी मुलायम देह अगले ही क्षण मुत्तु कुमरन के आलिंगन में थी। छोड़िए मुझे, मैं तो आपसे विदा लेने आई थी। विदा इस तरह भी ली जा सकती है ना। उसने उसकी पकड़ से धीमे से अपने को छुड़ा लिया, लेकिन वो फौरन चल देने की जल्दी में नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो जाने को उठ खड़ी हुई। तुम्हारा जाने का मन नहीं और मेरा छोड़ने का नहीं। इधर बैठो ना। नहीं नहीं, साहब से कह आई हूं कि 1 मिनट में आ जाऊंगी। शायद शक करें, मुझे जल्दी घर जाना भी है। मुत्तु कुमरन ने अब चूड़ियों वाले उसके गुलाबी हाथ थाम लिए, जो मथे हुए मक्खन से मुलायम और शीतल थे। तुम्हें छोड़ने का मन नहीं होता माधवी? मेरा भी नहीं होता, लेकिन मुत्तु कुमरन के कानों में उसकी फुसफुसाहट ऐसी पड़ी जिसके आगे देवी संगीत भी मात था। माधवी अनिच्छापूर्वक विदा लेकर चल पड़ी। सर्द रात और मुत्तु कुमारन अकेले छूट गए। माधवी जहां खड़ी थी वहां से बेले की खुशबू आ रही थी। उसने उसे जब अपने आलिंगन में लिया था तब 1-2 फूल जमीन पर आ गिरे थे। उसने उन्हें उठाकर सूंघा तो माधवी की याद फिर से महक उठी। खुली खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया तो उसने किवाड़ बंद कर पर्दा भी खींच लिया। कुछ देर बाद टेलीफोन की घंटी बजी। उसने लपक कर रिसीवर उठाया। मैं माधवी, अभी घर आई। ये कहने के लिए भी फोन? क्यों, मेरा बार बार बोलना पसंद नहीं? मैंने ऐसा कहाँ कहा। मुझसे लड़ने पर क्यों तुली हो? मैंने इसलिए फोन किया था कि आप फिक्र करते होंगे कि मैं घर पहुंची कि नहीं, और आप इसे लड़ना कहते हैं। मान लो कि मैं ही तुमसे लड़ना चाहता हूं, पर इस तरह फोन पर नहीं। फिर कैसे? आमने सामने, और तुम्हारे गाल पर एक चपत लगाकर कहना है कि मेरी बात मानकर चलो। खुशी से लगाइए, मैं भी आपसे चपत खाने के लिए उत्सुक हूं। इस प्रकार उनकी बातें बड़ी देर तक जारी रहीं। किसी को बात बंद करने का मन ही नहीं हुआ। मुत्तु कुमरन को लगा कि करने को अभी भी ढेर सी बातें हैं, और माधवी को लगा कि अब भी बातें अधूरी रह गई हैं। फिर भी कितनी देर बातें करें, इसलिए दोनों ने फोन रख दिया। हर्षोल्लास से पूर्ण उस शुभ घड़ी में मुत्तु कुमरन ने नाटक का श्री गणेश किया। पांडिय राजा पर दिल लुटाने वाली एक नर्तकी की कहानी का मन में खाका सा खींचकर उसने लिखना शुरू किया। प्रथम दृश्य ही बढ़िया और रोचक बने, वो इस कोशिश में लगा रहा। उसमें पांडिय राजा अपने अमात्य राजकवि और परिवार के साथ नृत्य देखते हैं। नर्तकी के मुख से गवाने के लिए एक गाना भी लिखना था। कथानायिका के रूप में नर्तकी की कल्पना करते हुए उसके अंतःचक्षु के सामने माधवी ही हंसती हुई आ खड़ी होती थी। कथानायक की कल्पना तो उसने की ही नहीं। लाख कोशिश करने और मिटाने के बावजूद कथानायक के रूप में वो स्वयं अपने को ही देख पाता था। अचानक आधी रात के बाद, पता नहीं कितने बजे होंगे, गोपाल ने उसे फोन पर याद किया। अरे अरे, हाँ आओ ना, सोमपात्र तैयार है, जरा मस्ती छानेंगे। ना भाई, अभी मैं लिख रहा हूं, आधे में छोड़ाऊं तो फिर मूड नहीं बनेगा। तो वहीं भेज दूं? ना ना, मुझे छोड़ो, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर गोपाल ने फोन रख दिया। मुत्तु कुमरन के मन में तो माधवी समाई हुई थी और वो कहीं गहरा नशा चढ़ाकर लिखवा रही थी। उसकी सांसों में अब भी उसकी देह की सुगंध भरी थी। कनक छड़ी सी उसकी काया में जो सुकुमारता थी, उसे उसके हाथ अब भी अनुभव कर रहे थे। उससे बढ़कर किसी बनावटी नशे की जरूरत उसे उस समय नहीं पड़ रही थी। उसके हृदय में ही नहीं, शिराओं में भी माधवी ही मदरा बनकर दौड़ रही थी। वो बड़े यत्न से उसका साज सिंगार कर पांडिय राजा के दरबार में नृत्य का आयोजन कराकर स्वयं आनंद में डूबा हुआ था। नृत्य के समय पांडियराज के प्रति नृत्यांगना को जो गाना गाना था, उसका मुखड़ा भी काफी बढ़िया बनाया था। मेरे हृदय मंच पर कंत नाचते तुम, तुम्हारे संकेतों पर प्रिय नाचती मैं। इस टेक पर मधु मधुर राग चुनकर उसने बहुत सुंदर गीत रचा था।
नृत्य के बोल तो लासानी बने थे। जब वो लेटने को उठा तब रात के 3 बज रहे थे। आउट हाउस के पास बगीचे से पारिजात पुष्पों की भीनी भीनी महक ठंडी हवा में घुली आ रही थी। उस खुशबू को खूब गहरी खींचकर उसने अंतर में बैठी माधवी की स्मृति को खूब नहलाया और सो गया। दूसरे दिन सवेरे उसे पता न था कि पॉक कब फटी। उसे बिस्तर छोड़ते हुए 9 बज गए थे। आउट हाउस के बरामदे पर माधवी और गोपाल की सी आवाज सुनाई दी। शायद माधवी आ गई है, सोचता हुआ वो गुसलखाने में घुसा। 15-20 मिनट बाद जब वो बाहर आया तो देखा कि छोकरा नायर नाश्ता कॉफी लिए खड़ा है। नाश्ते के बाद थर्मस की कॉफी गिलास में उड़ेलकर वो पी ही रहा था कि माधवी ये पूछती हुई आई, क्या मुझे कॉफी नहीं मिलेगी? उसकी प्यार भरी आत्मीयतापूर्ण बातें सुनकर मुत्तु कुमरन ने फ्लास्क को उलट कर देखा। उसमें कॉफी नहीं थी। उसके हाथ के गिलास में उसके पीने के बाद 1-2 घूंट ही बाकी थी। लो पियो, शरारती हंसी हंसते हुए उसके आगे बढ़ाया। मैंने भी तो यही चाहा था, कहकर उसने उसके हाथ से कॉफी लेकर पी ली। माधवी की ये सहजता मुत्तु कुमरन को बहुत पसंद आई। साथ ही उसे इस बात का गर्व भी हो रहा था कि उसने माधवी का मन जीत लिया है। 10:15 नायर लड़का एक खाकी पोशाक वाले के साथ अंदर आया, जो नया टाइपराइटर लेकर आया था। उसके जाने के बाद माधवी ने मशीन में नया फीता लगाते हुए कहा, स्क्रिप्ट दीजिए तो मैं टाइप करना शुरू कर दूं। तभी स्टूडियो की ओर रवाना होते हुए गोपाल आया और खुश होकर बोला, टाइपराइटर तैयार, तुम्हारी कथा नायिका तैयार। अब नाटक जल्दी तैयार कर दो मेरे यार। पहला दृश्य बहुत अच्छा बन पड़ा है, नाटक की सफलता की निशानी है ये। शाबाश, जल्दी लिखो। अब मैं स्टूडियो जा रहा हूं। जाते हुए मैं ये बताने आया था कि शाम को मिलेंगे, कहकर गोपाल माधवी की ओर मुड़ा और बोला, 1+2 या 3 कॉपी निकालो, बाद में जरूरत पड़ी तो और निकाल लेंगे। इनके नाटक का जल्दी तैयार होना तुम्हारे प्रोत्साहन पर निर्भर है। माधवी ने मुस्कुराते हुए ऐसा सिर हिलाया मानो अपनी ओर से कोई कसर नहीं उठा रखेगी। मुत्तु कुमरन ने जितना कुछ लिखा था उसे टाइप करने के लिए माधवी के हाथ दे दिया। माधवी पांडुलिपि को उलटते हुए उसकी लिखाई की तारीफ करने लगी। आपके अक्षर तो मोती की तरह सुंदर है। सुंदर क्यों नहीं होंगे? बचपन में कितने यत्न से लिखना सीखा है मालूम है? मुत्तु कुमरन आत्माभिमान से बोला। ये आपका आत्माभिमान भी मुझे बहुत पसंद है। माधवी ने एक और टांका लगाया। दुनिया में केवल कष्ट भोगने के लिए पैदा होने वाले आखिरी कवि तक के लिए अपना कहने को कुछ है तो वो उसका आत्माभिमान ही है। कई लोगों में आत्माभिमान होता है, पर वो विरलों को ही शोभा देता है। कुलभूषण विद्याभूषण की तरह यशोभूषण भी होता है। यशोभूषण बड़ा प्यारा शब्द है। यश जिसका भूषण है, यही इसका मतलब है ना? हाँ, दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि यश जिसका भूषण बनकर स्वयं यशस्वी होता है। मुत्तु कुमरन ने अपना पांडित्य दर्शाया। माधवी ने एक बार उसकी पांडुलिपि को बड़े गौर से पढ़ा और मुत्तु कुमरन की प्रशंसा करती हुई बोली, बहुत बढ़िया बना है। नर्तकी के मुख से गवाने के लिए जो गाना लिखा गया है वो तो और बढ़िया है। वो गाना अपने मधुर कंठ से एक बार गाओ तो कान भरकर सुनूं। अब मैं गाने लगूं तो आपका आधा घंटा व्यर्थ जाएगा, आपके काम में बाधा पड़ेगी। तुम्हारा गाना सुनने से बढ़कर बड़ा काम और क्या हो सकता है भला? माधवी कंठ साफ कर गाने लगी। मेरे हृदय मंच पर कंत नाचते तुम, तुम्हारे संकेतों पर प्रिय नाचती मैं। मुत्तु कुमरन के कानों में मानो मधु प्रवाहित होने लगा। उक्त गीत ने वहां ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया कि मुत्तु कुमरन माधवी को कथानायिका और अपने को कथानायक सा अनुभव करने लगा। उसके शब्द माधवी के कंठ में घुलकर अमृत बहाने लगे तो वो मंत्र मुग्ध सा हो गया। माधवी ने गीत पूरा किया तो लगा कि अमृत वर्षा थम गई। गीत बंद होने पर ही मुत्तु कुमरन ने दौड़कर गुलदस्ते की तरह माधवी को अपनी बाहों में भर लिया। उसने भी उसे रोका नहीं। उसके आलिंगन में वो असीम सुख का अनुभव कर रही थी। दोनों ने दोपहर का खाना आउट हाउस में ही मंगाकर खाया। मेज पर पत्ता बिछाकर माधवी ने भोजन परोसा। तुम्हारे इस तरह भोजन परोसने को किसी ने देख लिया तो क्या समझेगा? ऐसा किस लिए पूछ रहे हैं? इसलिए कि हम दोनों को इतनी जल्दी एक होते हुए देखकर
देखने वाले ताज्जुब और डाह नहीं करेंगे? करें तो करें, पर मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि इस तरह मिलने और एक होने के लिए दुनिया के हर किसी कोने में, हर जमाने में कोई न कोई औरत मर्द अवश्य उपस्थित रहते हैं। सो तो ठीक है, पर मुझे देखते ही तुम्हारे मन में इतना प्यार क्यों हो आया? ये प्रश्न बड़ा क्रूर और अहंकारपूर्ण है। किसी तरह यहां आकर राजा की तरह पैर पर पैर धरे बैठे रहे और मुझे मोह लिया। अब अनजान बनकर पूछते हैं कि क्यों? वाह रे वाह! अच्छा, तो तुम मुझ पर यह आरोप लगाती हो कि मैंने तुम्हें मोह लिया? सिर्फ मुझे नहीं, पहले गंभीर चाल से अंदर आकर फिर पैर पर पैर चढ़ाकर राजा की भांति बैठे और कमरे में उपस्थित सभी लोगों को आपने मोह लिया। लेकिन मुझे छोड़कर आपके पास आने की किसी दूसरी को हिम्मत नहीं पड़ी। और बातें करते हुए मैं ही क्यों, सभी डर रही थीं। सिर्फ मैं ही हिम्मत करके आपके पास आई और मोहपाश में बंध गई। अरे ये बात है, इसका मुझे पहले ही पता होता तो तुम्हें अच्छी तरह टोह लेता। इतनी हिम्मत है तुम्हारी? हाँ, क्यों नहीं। आप जैसे हिम्मतवरों को पाने के लिए थोड़ी बहुत हिम्मत से काम लेना ही पड़ता है। अच्छा, छोड़ो उन बातों को। लड़का तो एक ही पत्तल लाया है, अब तुम कैसे खाओगी? एक और पत्तल लाने को कहूं या इसी टिफिन कैरियर में ही खा लोगी? मेरे ख्याल में आपने एक ही पत्तल लाने को कहा होगा। नहीं नहीं, नाहक मुझ पर दोष न थोपो। क्या किया जाए, इसी पत्ते पर खा लूंगी। सुबह कॉफी पिलाते हुए भी आपने यही किया था। दूसरों को गुलाम बनाकर ही तो आपका हम तुष्ट होता है। ऐसी बात न कहो माधवी, मैंने तुम्हें अपने हृदय में सौंदर्य की रानी बनाकर बैठाया है। तुम अपने को गुलाम बताती हो? तुम ही कहो, दासी कहीं रानी बन सकती है? आपने मुझे रानी का पद दिया है, इसी से प्रमाणित होता है कि दासी भी रानी बन सकती है। बातें करते हुए माधवी ने बड़े प्रेम से उसे खिलाया और उसके खाने के बाद उसी पत्ते पर स्वयं भी खाया। माधवी की प्रेम भरी श्रद्धा के सामने मुत्तु कुमरन का अहंकार ढहता सा लगा। माधवी महान हो गई और मुत्तु कुमरन का जी छोटा। खाना पूरा होने पर छोकरा नायर बर्तन ले गया। माधवी टाइप करने बैठी। इन उंगलियों से तुम वीणा के तारों पर कोई रसीला राग छेड़ती रहती तो मैं सुनता ही रहता। तुम्हारी ये कोमल उंगलियां, जो विशेषकर वीणा वादन के लिए बनी सी मालूम होती हैं, टाइप के अक्षरों पर दौड़ते देखकर इस मशीन के सौभाग्य को सराहने का मन होता है माधवी। पता नहीं आप क्या चाहते हैं, मेरी तारीफ करते हैं या खिल्ली उड़ाना चाहते हैं? आप यही कहना चाहते हैं ना कि मेरा वीणा वादन टंकन जैसा होगा? टाइप करने की तरह वीणा बजाऊं तो वीणा के तार टूट जाएंगे। वीणा वादन की तरह टाइप करूं तो अक्षर कागज पर पड़ेंगे ही नहीं। तुम्हें तो दोनों काम अच्छे आते हैं, मुत्तु कुमरन ने कहा। मुत्तु कुमरन के मन में ये इच्छा हुई कि शाम को माधवी को साथ लेकर समुद्र तट या बाजार की तरफ निकला जाए तो अच्छा हो। उसे लगा कि उसके प्रेम में घुलकर नाटक तैयार किया जाए तो ये और बढ़िया बनेगा। पहला दृश्य पूरा कर दूसरे दृश्य का भी कुछ अंश वो लिख चुका था। उसने सोचा कि मैं रात को बाकी लिख दूं तो सवेरे आकर टाइप करने में उसे सुविधा होगी। 3 बजे के करीब लड़का दोनों के लिए नाश्ता लेकर आया। कहीं जरा बाहर घूमने जाने की इच्छा होती है, क्या तुम भी साथ चलोगी माधवी? एक शर्त माने तो। कौन सी शर्त है, बताओ तो पहले। समुद्र तट पर जाकर थोड़ी देर सैर करते रहेंगे, लेकिन लौटते हुए रात का खाना आपको मेरे घर में खाना होगा। यदि बोलें तो अभी मां को फोन कर दूं। तुम्हारा घर कहाँ है? लाइट्स रोड पर। अपना नहीं, किराए का घर है, एक बंगले का आउट हाउस। मैं अपनी मां के साथ वहीं रहती हूं। गोपाल को नहीं बुलाओगे? वे नहीं आएंगे। क्यों? मेरा घर बहुत छोटा है, किसी दूसरे के बंगले का आउट हाउस। इसके अलावा मैं उनकी नाटक मंडली में मासिक वेतन पाने वाली आर्टिस्ट हूं। फिर उनकी हैसियत की समस्या भी तो है। उन्हें मालूम हो गया तो शायद आपको भी मना कर दें। उसके लिए किसी दूसरे आदमी पर रौब जमाए तो अच्छा। मैं किसी की बात पर सिर झुकाने वाला आदमी नहीं। इस बाग रोड के नुक्कड़ पर चाय की एक छोटी सी दुकान है ना, वहां भी बुलाओ तो खुशी से आने को मैं तैयार हूं। माधवी का चेहरा कृतज्ञता से खिल उठा। मैं खाने पर जरूर आऊंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अपनी मां को फोन कर दो। जरा ठहरिए, पहले छोकरे नायर से कहकर बाहर जाने के लिए कार तो निकलवा लूं। कोई जरूरत नहीं माधवी, गोपाल की कार में नहीं, टैक्सी या बस में चला जाए।
ऐसा करेंगे तो वे नाराज हो जाएंगे। हम कार ले जाएंगे तो वे बुरा नहीं मानेंगे। उन्होंने जाते हुए मुझसे कहा था कि कहीं जाना हो तो ड्राइवर से कहकर छोटी कार ले जाओ। उसकी कार अगर तुम्हारे द्वार पर खड़ी तो हो सकता है कि उसका स्टेटस गिर जाए। कुछ नहीं होगा, कहकर माधवी ने नायर को फोन पर बुलाया और मलयालम में कुछ बोली। थोड़ी देर में आउट हाउस के द्वार पर एक छोटी फिएट कार आ खड़ी हुई। चलते हुए माधवी ने मुत्तुकुमरन से पूछा, केरल में तुम्हारा कौन सा गांव है? मावेली करे। कार पर जाते हुए माधवी ने पहले अपने घर जाने को कहा ताकि मां को समुद्र तट पर जाने की सूचना दे दी जाए। जन्म से मलयाली होने पर भी माधवी की तमिल में कोई फर्क नजर नहीं आया। टाइप भी वो अच्छा कर लेती थी। तमिल को मलयालम या तेलुगु की तरह बोलने वाली कुछ अभिनेत्रियों को मुत्तुकुमरन स्वयं जानता था। माधवी तो हर बात में अपवाद थी। ये कैसे? मुत्तुकुमरन को आश्चर्य हो रहा था। अभी आप सुन रहे थे नापार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 5 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।